नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक दुबे। मैं यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे विराम चिन्हों के बारे में। जो हिंदी में विराम चिन्ह हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सुपर टेट में एक ना एक क्वेश्चन हिंदी में विराम चिन्ह देखने को मिलते हैं। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैं वहीं से प्रश्न उठाया हूँ। टोटल 13 विराम चिन्हों को मैंने अपने नोट्स में डाला है और इसी में से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। टोटल विराम चिन्ह 20 हैं श्री कांता प्रसाद गुरु के अनुसार, लेकिन मैंने 13 ही लिया है। इसी 13 में से आपको एक ना एक ज़रूर मिल जाएंगे। विराम चिन्ह से अगर प्रश्न बना तो इन्हीं 13 में से एक विराम चिन्ह आपको ज़रूर मिलेगा प्रश्न में। अति संभावित प्रश्न है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए बिना समय नष्ट किए हम सीधा प्रश्न की बात करते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह है, तो पूर्ण विराम चिन्ह आप लोग तो देख ही रहे हैं, इसका यही निशान है। पूर्ण विराम चिन्ह वाक्य के अंत में लगाया जाता है। ये हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह है। ये हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह का सबसे अधिक प्रयोग होता है। इसी पूर्ण विराम चिन्ह का हिंदी में सबसे अधिक इसी चिन्ह का प्रयोग होता है। ये वाक्य के अंत में लगाया जाता है, जैसे राम घर जाता है, सीता घर जाती है, या ऐसे। तो चलिए अब नेक्स्ट अर्ध विराम के बारे में बात करते हैं। अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह के बारे में आप लोग देख लीजिए, इसकी पहचान कैसे है अर्ध विराम चिन्ह। फिर इसके बारे में कुछ बात करेंगे। देखिए आप लोग उदाहरण से ज़्यादा समझ पाएंगे कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो आप लोग देखिए अर्ध विराम चिन्ह यही है। कभी कभी ऐसे रख देता है प्रश्न कि अर्ध विराम चिन्ह इनमें से कौन है या निम्नलिखित में से कौन है, तो यही रख दिया, ये रख दिया, ये रख दिया, ये रख दिया, तो आप जानते हैं तो ऐसे टिक लगा देंगे। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। अल्प विराम चिन्ह, जैसे आपको यम्मे लिखना हुआ, यम्मे आप लिखेंगे और यम्मे के लास्ट में जब आप लगाते हैं, यम्मे लिखे उसके लास्ट में ऐसे लगाना पड़ता है, तो वही जगह इसका प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं हम। अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह अर्ध विराम की तुलना में कम देर रुकना हो तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे कम रुकना हो, उदाहरण से आप लोग समझिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिखते हैं लगातार, वहीं आपका ये अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, जिसे आप कामा कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं। इसका प्रयोग अंकों में भी होता है और शब्दों में भी होता है। जैसे हाँ लिख सकता हूँ, तो हाँ के आगे ही जस्ट अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हो गया, हाँ, और फिर उसके आगे लिख सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट विराम चिन्ह के बारे में बात करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग तो आप सभी जानते ही होंगे, देखते ही होंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह जो है ये आपका वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन होती है, जब उसमें वो शब्द होगा तभी प्रयोग होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सब अगर शब्द मिले तो वहाँ आपका पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे कोई बाज़ार जा रहा है, आपने पूछा क्यों बाज़ार जा रहे हो, तो उसके आगे ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। क्या, कहाँ, तो ये सब जान लीजिए। ये हो गया आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट विराम चिन्ह के बारे में बात करते हैं, विस्मयाद बोधक के बारे में। विस्मयाद बोधक ये सबसे महत्वपूर्ण विराम चिन्ह है। तो देखिए आप लोग, विराम चिन्ह ये है विस्मयाद बोधक विराम चिन्ह। जैसे कोई अचानक कोई घटना घट जाए, या अचानक कोई कहीं चले जाए, या कुछ उसे प्राप्त हो जाए अचानक जो वो सोचा ना हो, तो वहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग होगा।
ये विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे हर्ष, घृणा, आश्चर्य, विस्मय का बोध करने के लिए ही विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हाय बेचारा व्यर्थ में मारा गया, तो वहाँ हाय के बगल ही विराम चिन्ह ये लगेगा विस्मयादिबोधक। तो इसी प्रकार है, इसका जान लीजिए, जहाँ अचानक कोई घटना घट जाए, हाय, आश्चर्य, घृणा ये सब दिखाई दे, तो वहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। चलिए नेक्स्ट विराम चिन्ह के बारे में बात करते हैं। उदाहरण चिन्ह, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इन्वर्टेड कामा। ये है आपका, किसी शब्द को ज्यों के त्यों रखने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसीदास ने कहा, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो रघुकुल रीत सदा चल आई, तो रघुकुल जैसे आप लिखेंगे तो यहीं पर आपका ये उदाहरण चिन्ह लगेगा। फिर उसके आगे आप लिखेंगे रघुकुल रीत सदा चल आई, पूर्ण विराम लगाएंगे। फिर नीचे आप लिखेंगे प्राण जाए पर वचन न जाई। जब आप ये वाक्य पूरा कर लेंगे, प्राण जाए पर वचन न जाई, तो यहाँ आपका पूर्ण विराम चिन्ह लगेगा। उसके बाद लगेगा उदाहरण चिन्ह, जिसे अंग्रेजी में इन्वर्टेड कामा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट विराम चिन्ह के बारे में बात करते हैं। इसे जान लीजिए, उदाहरण चिन्ह अंग्रेजी में इन्वर्टेड कामा। नेक्स्ट विराम चिन्ह के बारे में बात करते हैं अब योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? हाइपन कहते हैं। हाइपन, इसे हम हाइपन कहते हैं। जैसे आप लिख रहे हैं लाभ, हान, जय, पराजय, बीच में जो चिन्ह लगता है उसी को हम हाइपन चिन्ह या योजक चिन्ह कहते हैं। लेकिन इसका प्रयोग सा, सी, से के साथ ज़्यादा होता है। जैसे चांद सा चेहरा, तो चांद आप लिखे, उसके आगे सा लिखना है तो बीच में ये हाइपन लगाना पड़ेगा आपको। चांद सा चेहरा, या कौन सा लिख रहे हैं, कोई शब्द अलंकार लिख रहे हैं कि इसमें से कौन सा अलंकार होगा, तो सा के मध्य ही पहले ही आपका ये हाइपन चिन्ह लग जाएगा, योजक चिन्ह। तो ऐसे जगहों पे प्रयोग होता है। ज़्यादातर ऐसे ही पूछता है कि निम्न में से योजक चिन्ह कौन है, या निम्न में से विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन है। विस्मयादिबोधक का प्रयोग ज़्यादातर पूछता है, जो मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट विराम चिन्ह के बारे में बात करते हैं। रेखांकन चिन्ह। रेखांकन को हम अंग्रेजी में अंडरलाइन कहते हैं। जैसे आप किसी वाक्य को लिखते हैं इम्पॉर्टेंट, जैसे गोदान, गोदान या मंगलम उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कीर्ति है, जो भी हो, तो आप गोदान के आगे लगाते हैं जो चिन्ह, अंडरलाइन करते हैं नीचे, अंडरलाइन करते हैं जो नीचे ऐसे, तो उसी को हम रेखांकन चिन्ह कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में अंडरलाइन कहते हैं और हिंदी में इसको रेखांकन चिन्ह कहते हैं। तो जान लीजिए यही है, लेकिन ये इस तरह होगा, ऊपर से नहीं लगेगा, बीच से। ये हमेशा नीचे से रहता है, ऐसे नीचे ही अंडरलाइन तो होता है, ऊपर तो होता नहीं है या बीच में होता नहीं है, तो ये नीचे से रहेगा हमेशा अंडरलाइन। चलिए अब कोष्ठक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट विराम चिन्ह कोष्ठक, ब्रैकेट, जिसे अंग्रेजी में ब्रैकेट कहते हैं। तो कोष्ठक, जैसे आप किसी शब्द को, कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए आप जैसे लिख रहे हैं आपकी सामर्थ्य शक्ति, आपकी सामर्थ्य को मैं जानता हूँ, तो सामर्थ्य का एक अर्थ शक्ति हो जाता है। उसी शक्ति को दर्शाने के लिए हम ब्रैकेट में शक्ति लिख देते हैं और यहाँ पे सामर्थ्य लिख देते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें ज़्यादा हम लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि हाथ से लिखना पड़ता है, तो वो मोटा चल जाता है इसमें। तो आप समझ जाइए, जीनियस हैं आप, हर व्यक्ति स्वयं में हनुमान होता है, आप भी हैं, बस स्वयं को पहचानिए, सब कुछ जान जाएंगे। तो
यही है। जैसे आप किसी कठिन शब्द को लिखते हैं, मैं आपके सामर्थ्य को जानता हूँ, तो सामर्थ्य का एक अर्थ शक्ति भी होता है। यहाँ हमने सामर्थ्य लिख दिया और यहाँ हमने शक्ति लिख दिया, तो वही इसका प्रयोग होता है कोष्ठक ब्रैकेट चिन्ह का। ब्रैकेट में लिख देते नहीं हैं कि आगे ये लिख दो ब्रैकेट में। चलिए नेक्स्ट विराम चिन्ह के बारे में बात करते हैं। लाघव चिन्ह, हंस पद चिन्ह, 10वें विराम चिन्ह हंस पद चिन्ह। हंस पद चिन्ह को हम एक और शब्द के नाम से जानते हैं, त्रुटि बोधक चिन्ह के नाम से जानते हैं। जैसे आपका कोई वाक्य छूट जाता है, जैसे मान लीजिए स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो स्वतंत्रता हमारा आपने लिखा और जन्म सिद्ध लिखना भूल गए, तो यहाँ तक आपने स्वतंत्रता हमारा लिखा और जन्म सिद्ध लिखना भूल गए और फिर आगे लिख दिया अधिकार है, तो उसी वाक्य को हमें लिखने के लिए हमने ऊपर लिख दिया और नीचे ये चिन्ह का प्रयोग कर दिया। इसका मतलब यही हुआ कि ये वाक्य की पूर्ति करता है, त्रुटि बोधक है। जो यहाँ त्रुटि हुआ इसको ऊपर लिख दिया गया है, अब इससे वाक्य हमारा पूरा हो जाता है। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। या मैं घर को जाता हूँ, घर लिख दिया, मैं लिख दिया, को नहीं लिख पाए, तो उसके नीचे जो लिखा ये चिन्ह लगाते हैं उसी को हम त्रुटि बोधक या हंस पद चिन्ह कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, इसका एक नाम त्रुटि बोधक चिन्ह भी है, आप लोग इसे जान लीजिए। चलिए नेक्स्ट विराम चिन्ह के बारे में बात करते हैं। लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह वाक्य, इसका प्रयोग जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश जोड़कर लिखना हो तो उसे ये गलत है, हम लोप चिन्ह के बारे में बता रहे हैं। लाघव चिन्ह संक्षिप्त रूप में किसी चीज़ को लिखना हो। संक्षिप्त रूप का मतलब समझते हैं, जैसे आप डॉक्टर लिख रहे हैं, डॉक्टर के बगल एक बिंदी रख दिए, तो इसी को हम लाघव चिन्ह कहते हैं। कृपा जैसे ये, तो यहाँ लिख दिए, तो इसे हम लाघव चिन्ह कह दें। पंडित, तो ये सब लाघव चिन्ह में आ गए। ऐसे ही है ये लाघव चिन्ह। चलिए नेक्स्ट विराम चिन्ह के बारे में बात करते हैं। लोप चिन्ह। लोप चिन्ह है ये, आएगा इसी 11 में से। ये 12वां तो हमने वैसे ही रख दिया, लेकिन आएगा इसी 11 में से, आप खुद देख सकते हैं। ये पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयार्थ बोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह और रेखांकन चिन्ह, कोष्ठक, हंसपद, लाघव, लोप चिन्ह। तो लाघव, हंसपद ये सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। विस्मयार्थ बोधक, अल्प विराम, अर्ध विराम। चलिए सीधा अब लोप चिन्ह के बारे में बात करते हैं। तो लोप चिन्ह है जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश जोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे इसका उदाहरण आप समझिए, गांधी जी ने कहा परीक्षा की घड़ी आ गई है। परीक्षा की घड़ी आ गई है, बीच में आपने बिंदी रख दिया ऐसे ऐसे, तो हम करेंगे या मरेंगे, बस। या आप किसी वाक्य को, जैसे आप इसका बूंदी लिख देते हैं ऐसे 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 ऐसे, इसका मतलब वही हुआ, दोबारा से वही शब्द। तो आज के विराम चिन्ह इतने हैं। टोटल 13 विराम चिन्ह मैंने लिया, 12 विराम चिन्ह है। इसी 12 में से आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये है, एक और है विराम चिन्ह, भूल गए हम। तो विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का मतलब आप लोग जानते हैं, जैसे आप कोई सी चीज़ की इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, लिख रहे हैं, जैसे प्रस्तावना आपको लिखना हुआ, तो प्रस्तावना कोई हेडिंग हो, XYZ या प्रश्न हो या कोई भी हेडिंग हो, तो उसके आगे जो आप ये लगाते हैं इसी को हम विवरण चिन्ह कहते हैं। जैसे प्रश्न के आगे आप लगाते हैं, बहुत लोग ऐसे लगा देते हैं और बहुत लोग सीधा इस तरह लगाते हैं, लेकिन ज़्यादा सही ये होता है विवरण चिन्ह।
तो यही सब था। टोटल 13 विराम चिन्हों को मैंने लिया है और इसी 13 में से आपको एक ना एक ज़रूर सुपर टेट में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इसको रिपीट करके दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। और जो लोग मेरे चैनल को पे नए हैं या देख रहे हैं मेरे वीडियो को, वो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलना, जिससे मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और जल्द ही सुपर टेट 3 सब्जेक्ट के नोट्स तैयार हो जाएंगे, फिर मैं वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाल दूँगा। आप लोग ले लीजिएगा, कैसे मिलेगा बता दूँगा। बहुत ही कम इसका दाम होगा दोस्तों, 100 के अंदर ही होगा, लेकिन बहुत ही सॉलिड नोट्स होंगे। हिंदी के 20, बाल विकास, शिक्षण, मनोविज्ञान या शिक्षण अधिगम ये 20 और 10 आपका साइंस, टोटल 50 होंगे। इसी 50 में आपको 40+ ज़रूर देखने को मिल जाएंगे, 100% आपको देखने को मिल जाएंगे। और बाकी अदर भी यूट्यूब चैनल हैं, उनको आप देखते रहिए। 100 नंबर की तैयारी तो वो आपको करा ही देंगे, मैं नहीं कहता हूँ।